बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 62 किस्सात सुन चुके हैं और अब 63 किस मुलाहिज़ा फरमाएं। चीख सुनकर मैं भी साकत रह गया था। हम दोनों एक दिल में ये ख्याल उभरा था कि हमारी राइफल की गोली किसी इंसान के लग गई है। चंद लम्हे उसी तरह गुजर गए, फिर बाईं सिमत एक बर्फानी तोते के पास एक इंसानी जिस्म नजर आया। वो बेतहाशा दौड़ रहा था। आओ, मिस्टर होगन ने कहा और घोड़े को एड़ी लगा दी। मैंने भी अपना घोड़ा उनके अकम में डाल दिया और आन की आन हम उसके करीब पहुंच गए। दौड़ते हुए उस जिस्म ने ठोकर खाई और बर्फ पर लड़कता हुआ दूर चला गया। चांदनी में अब उस नुस्वानी वजूद को साफ देखा जा सकता था। हम उसके नजदीक पहुंचकर घोड़ों से उतर गए। मिस्टर होगन जल्दी से उस पर झुक गए। मैं भी तशवीश ज़दा अंदाज में उनके करीब पहुंच गया था। खून खून तो नहीं? मिस्टर होगन की आवाज़ उभरी और उन्होंने बेसुध लड़की को आहिस्तगी से पलट दिया। मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे मेरे सारे बदन की जान आंखों में सिमट आई। यह चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। ये सूरत में अच्छी तरह पहचानता था क्योंकि यह तहजीब मालिक एक्स थी। बेहोश नहीं थी, बेआवाज नजर आ रही थी। खुली हुई आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थी, उनमें अजीब सी कैफियत नजर आ रही थी। मैंने मुज़दरिबाना अंदाज में उसे देखा, लेकिन खुद पर काबू रखा। किसी को मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता था। नहीं, ये हमारी चलाई हुई गोली से जख्मी नहीं हुई। हमारा ख्याल गलत था। बदन पर खराशें जरूर हैं, गोली का कोई जख्म नहीं है। मिस्टर होगन की आवाज उभरी। इसे फौरी इमदाद की जरूरत है। मैंने कहा हाँ, मगर ये तनहा। बात समझ में नहीं आई। मिस्टर होगन ने कहा प्लीज मिस्टर होगन, हम अपना शिकार जारी नहीं रख सकेंगे, आइए इसे ले चलें। मैंने कहा और मिस्टर होगन तैयार हो गए। अभी हम उसे उठा भी ना पाए थे कि अकब से कुछ आहटें उभरी और फिर एक आवाज आई, ग्रैशी कहाँ हो तुम? ग्रैशी। हमारी गर्दनें बेइख्तियार घूम गई। वो 3 आदमी थे, शिकारियों के लिबास में थे लेकिन शक्लों से खतरनाक नजर आते थे। वो रही, उनमें से एक ने तहजीब की तरफ इशारा करके कहा और तीनों फुर्ती से उसके करीब पहुंच गए। उठाओ इसे, उठाओ, ये जख्मी हो गई है। एक की आवाज सुनाई दी, क्या ये तुम लोगों के साथ थी? मिस्टर होगन ने उसे घूरते हुए कहा। वो भी शायद इन लोगों की तरफ से मुश्तबे हो गए थे। बेवकूफ लड़की है, सफेद लोमड़ियों के शिकार के शौक में जुनूनी हो गई थी। हमें पीछे छोड़कर दौड़ी चली आई और इसके घोड़े ने इसे फेंक दिया। अगर खाली घोड़ा में नजर आ जाता तो मारी गई थी। तुम लोग मुंह देख रहे हो, उठाओ इसे। 2 आदमियों ने तहजीब मालिक एक्स को उठा लिया। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। तहजीब का और मेरा साथ मुख्तसर नहीं था और फिर मेरे दिल में उसके लिए एक दुख भी था। मैं भला उसकी शक्ल भूल सकता था और वो लोग उसे ग्रैशी के नाम से पुकार रहे थे जबकि वो ग्रैशी नहीं थी। तहजीब जरूर खतरे में है। वो यकीनन जान बचाने की कोशिश में मसरूफ थी। जब होगन ने लोमड़ियों पर फायर किया उसी वक्त वो चीखी और हम उसकी तरफ दौड़ पड़े। ये लोग उस वक्त तहजीब से दूर नहीं थे लेकिन हमारी वजह से पोशीदा हो गए और जब उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुन ली तो एक बहाना सोच कर आ गए। 100% यही बात थी और अगर मैं तहजीब से वाकिफ ना होता तो उनकी बात पर कोई शुबा नहीं हो सकता था। मैंने आगे बढ़कर कहा, आप लोगों के पास सवारी नहीं है जनाब, अगर आप चाहें तो मेरा घोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ ले जाएंगे आप इन्हें? शुक्रिया नौजवान दोस्त, हमारे पास गाड़ी मौजूद है, उस शख्स ने कहा जो इस गुफ्तगू में पेश था। गाड़ी कहाँ है? उस तरफ, उस बर्फानी टीले की आड़ में। उसने थोड़े फासले पर इशारा किया। ओके, प्लीज जल्दी ले जाइए, मेरा ख्याल है इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है, मैंने नरम लहजे में कहा और फिर उसी जगह रुककर उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब वो थोड़ी दूर निकल गया तो मिस्टर होगन ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है डेर। आखिर लड़की चीखती हुई क्यों दौड़ रही थी? कोई गपला जरूर मालूम होता है। मैंने मिस्टर होगन की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ मिस्टर होगन, मगर अब क्या किया जाए? यही मैं भी सोच रहा हूँ। लड़की खतरे में मालूम होती है। तुमने देखा नहीं कि वो लोग शक्ल ही से खतरनाक मालूम होते हैं। वो शिकारियों के लिबास में जरूर थे लेकिन शिकारी मालूम नहीं होते थे। यूं लगता था जैसे वो कोई मुजरिमाना कार्रवाई करना चाहते हो। उनके चेहरों के तासरात, उनके लहजों से हम आहंग नहीं थे। मिस्टर होगन ने कहा, ठीक कह रहे हैं आप, मेरे दिन में एक तजवीज़ है मिस्टर होगन, कुछ ना कुछ करो। वो बच्ची मुझे खतरे में मालूम होती है। क्या तजवीज़ है तुम्हारे जहन में? मैं उनका ताकुब करता हूँ। मैंने टीले की तरफ देखते हुए कहा जिसके नज़दीक वो लोग तहजीब मालिक एक्स को लेकर पहुंच चुके थे। उससे क्या होगा? पता लगाऊं कि उसे कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मिस्टर होगन ने कहा और मैं जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो गया। मिस्टर होगन ने भी मेरी तकलीद की लेकिन यह ताकुब आसान नहीं था। हमें इस मखदूश बर्फीली जमीन पर किसी गाड़ी का ताकुब करने में काफी मुश्किलात पेश आ सकती थी। थोड़ी देर के बाद हमने किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी और मिस्टर होगन बोल पड़े, वो लोग चल रहे हैं। हाँ मिस्टर होगन, जबकि इससे कबल हमने यहाँ किसी गाड़ी के इंजन की आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब है कि वो गाड़ी काफी देर से यहाँ मौजूद थी।
हमने अपने तौर पर एक रास्ते का तयन कर लिया। गाड़ी टीले की आड़ से निकल आई थी। ये एक ताकतवर जीप मालूम होती थी जो अपनी साख्त में जरा मुनफरिद थी और आम जीपों की बनिस्बतन काफी बड़ी मालूम होती थी। ऊपर से वो खुली हुई थी और दूर से उसमें बैठे हुए लोगों को देखा जा सकता था। तहजीब मालिक एक्स नजर नहीं आ रही थी। एक शख्स ड्राइविंग सीट पर था और बाकी दो शायद पिछली सीट पर उसके पास मौजूद थे। जीप की रोशन लकीरें हमारी रहनुमाई कर रही थी। फासला इतना रखा गया था कि जीप वालों को घोड़ों के दौड़ने का अंदाजा ना हो सके। इतने फासले से उस जीप पर निगाह रखना मुश्किल काम था, क्योंकि बाज़ जगह रास्ते में ऐसे बर्फानी टीले भी आ जाते थे जो जीप को छुपा लेते। वैसे मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उस तरफ आने के लिए कोई बाकायदा रास्ता भी मौजूद है। मिस्टर होगन ने भी इस बात पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि किसी जीप का इन बर्फानी गढ़ों के इलाके में निकल आना बड़ा ताज्जुब खेज है। साफ जाहिर होता है कि ये कैमों के रास्ते पर नहीं जा रहे, बल्कि इनकी मंजिलें कहीं और है। वो देखो, उन्होंने जीप का रुख बदल लिया है और ये रास्ता कैंपों की तरफ नहीं जाता। मैंने भी फौरन घोड़े का रुख तब्दील कर लिया और उस वक्त जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे वो काफी खतरनाक था। वक्फे वक्फे से शिकारियों की राइफलों की गरज सुनाई देती थी और बाज़ जगह शोले निकलते हुए भी नजर आते थे। ये अंदाजा नहीं होता था कि गोली किस तरफ चलाई गई है। किसी वक्त कोई गोली भी हमारे जिस्मों को चाट सकती थी। मिस्टर होगन को भी इसी खतरे का शदीद एहसास था। उन्होंने चंद लम्हे सहमी हुई आवाज में कहा, ये सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई है। हम जिस इलाके में है ये शिकारी इलाका कहलाता है, यानी यहाँ सफर करना मुनासिब नहीं होता। इस वक्त हम किसी कदर बुलंदी पर थे और जीप नीचे खासी गहराई में जा रही थी। तकरीबन इस ताकुब को 10 मिनट गुजर चुके थे कि दफतन हमने बुलंदी से नीचे कुछ गड़बड़ देखी। जीप रुक गई थी और तहजीब मालिक एक्स उसमें से कूद कर दौड़ पड़ी थी। नीचे की ये मनाजर साफ नजर आ रहे थे। फिर दफतन एक फायर हुआ और चीख की हल्की सी आवाज हमारे कानों तक पहुंच गई, लेकिन ये फायर तहजीब मालिक एक्स ने किया था और चीख जीप में बैठे हुए ड्राइवर की थी, जिसने जीप उस तरफ दौड़ा दी थी जिधर तहजीब मालिक एक्स दौड़ी थी। चंद ही लम्हे में जीप एक बर्फानी टीले से टकराकर उलट गई, लेकिन इससे कबल बकिया दोनों आदमी नीचे कूद पड़े थे और अब उसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि हम ऊपर से तहजीब मालिक एक्स की मदद करें। उसने पलटकर फिर एक फायर उन दोनों की तरफ झोंक दिया जो उसका ताकुब कर रहे थे, लेकिन यह फायर बेकार था। दूसरी तरफ से भी एक आदमी ने फायर किया और तहजीब मालिक एक्स ठोकर खाकर गिर पड़ी। वो लोग तूफानी रफ्तार से तहजीब का ताकुब कर रहे थे। तब मैंने राइफल सीधी की और उसी वक्त मिस्टर होगन चीख पड़े, नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। मैंने उनकी तरफ देखा, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने उनमें से एक आदमी का निशाना लेकर फायर कर दिया। मैंने उस शख्स को उछलकर बर्फ पर गिरते देखा। दूसरे आदमी ने जल्दी से अपनी पोजीशन ले ली और वो ये अंदाजा लगाने लगा कि फायर किस तरफ से हुआ है। उसी वक्त तहजीब मालिक एक्स ने अपनी जगह से उठकर फिर दौड़ना शुरू कर दिया था। छुपे हुए आदमी ने तहजीब की जानिब फायर किया और उसकी राइफल से निकले हुए शोले से मुझे अंदाजा हो गया कि वो कहाँ मौजूद है। चुनाचे मैंने अंधाधुंध उस टीले की जानिब फायरिंग शुरू कर दी ताकि तहजीब मालिक एक्स को भागने का मौका मिल जाए। इसमें मिस्टर होगन ने भी मेरी मदद की थी। इस तरह हमने टीले के पीछे छुपे हुए शख्स को फायरिंग करने का मौका नहीं दिया। फिर मैंने उसके साथ साथ ही नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया। घोड़े की लगाम मैंने दांतों में दबा ली थी। मैं तहजीब मालिक एक्स की हर कीमत पर मदद करना चाहता था। संभल कर अकब से मिस्टर होगन की आवाज उभरी। वो गालबन इस खौफनाक अंदाज में अपने घोड़े को इन ढलानों पर नहीं दौड़ाना चाहते थे। उसके बावजूद वो संभल कर घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतार रहे थे, जबकि मेरे घोड़े के नीचे उतरने की रफ्तार काफी तेज थी। फिर मैंने उस आदमी को टीले के अकब से निकलकर मुखालिफ सिमत दौड़ते हुए देखा जो फायरिंग कर रहा था। गालबन उसे अंदाजा हो गया था कि सूरत हाल उसके हक में खराब हो गई है और अगर वो वहां छुपा रहता तो यकीनी तौर पर मेरी गोलियों का शिकार हो जाएगा। अभी तक मैं इतनी बुलंदी पर था कि तहजीब मालिक एक्स की सिमत का अंदाजा कर सकता था। राइफल को मैंने उसी तरह घोड़ा दौड़ाते हुए लोड किया और 2 फायर एहतियातन उस सिमत कर दिए जिधर वो शख्स दौड़ रहा था। मकसद यही था कि अब वो पलटने की कोशिश ना करे, इसलिए मेरी चलाई हुई गोलियां बर्फ में लगी थी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद मैंने घोड़े का रुख तब्दील कर दिया और उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ तहजीब मालिक एक्स जा रही थी। एक बार फिर उसने पलटकर फायर किया और ये फायर मेरी तरफ किया गया था, गोया वो मुझे अपनी तरफ आते हुए देख चुकी थी। तहजीब ने गालबन पिस्तौल से ये तीसरा फायर किया था। मेरा अंदाजा था कि ये पिस्तौल पहले उसके पास मौजूद नहीं था, बल्कि जीप में बेहोशी की अदाकारी करते हुए उसने उन्हीं लोगों में से किसी का पिस्तौल निकाल लिया था और उसके बाद जीप से छलांग लगा दी थी। लेकिन अगर उस वक्त भी तहजीब मालिक एक्स होश में थी जब हम उसे देख रहे थे तो क्या उसने मुझे नहीं पहचाना था? अगर ऐसा होता तो कम अज कम वो मेरी सिमत फायर ना करती। लेकिन मेरी ये सोच है मकाना थी
क्योंकि तहजीब पर जो बीत रही थी उसके तहत इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि वो सोच समझकर कोई फैसला कर पाती। मैंने उसकी तरफ दौड़ने का सिलसिला जारी रखा और तहजीब मुझ पर मुसलसल फायर करती रही। अलबत्ता अब मैं मोहतात हो गया था और घोड़े को इस तरह इधर उधर हटाकर दौड़ा रहा था कि मेरा निशाना ना लिया जा सके, और उसके साथ साथ ही मैं उसके पिस्तौल से चलने वाली गोलियों को भी गिनता जा रहा था। और जब मुझे अंदाजा हो गया कि तहजीब का पिस्तौल खाली हो गया होगा तो मैंने घोड़ा उसकी सेध में डाल दिया और आन की आन में उसके सर पर पहुंच गया। तहजीब खौफजदा अंदाज में दौड़ रही थी। उसने रुककर मेरी तरफ पिस्तौल ताना और फिर फायर किया, लेकिन पिस्तौल से टीच टीच की आवाज निकल कर रह गई। तब मैंने उसे आवाज दी, तहजीब तहजीब मालिक एक्स खौफजदा मत हो, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। पता नहीं उसने मेरे अल्फाज और मेरी आवाज पर गौर किया या नहीं, लेकिन एक बार फिर वो ठोकर खाकर नीचे गिरी थी। तब मैं घोड़े की पूंछ से कूदकर उसके नजदीक पहुंच गया। मैं अली हूँ तहजीब, अली यार खान, मैंने कहा, और वो बुरी तरह हैरान हो गई। उसने कूनियों का सहारा लिया और उठकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर शनासाई के आसार थे। फिर उसने जल्दी से उठकर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। उसके दांत बिंचे हुए थे और फिर बिंचे हुए मुंह से आहिस्ता से आवाज निकली, अली अली। और उसके बाद उसकी गर्दन एक सिमत ढलक गई। मैंने उसे गिरने से बचाने के लिए अपने बाजुओं का सहारा दिया था। तहजीब की गर्दन मेरे बाजुओं में झूल रही थी। मिस्टर होगन अभी काफी दूर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आते जा रहे थे। मैंने आहिस्ते से तहजीब को बर्फ पर लिटा दिया और उनके करीब आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर होगन मेरे करीब पहुंच गए और उन्होंने मुजरिबाना लहजे में पूछा, क्या हुआ? ये बेहोश हो गई है? ये बेहोश हो गई है, मैंने जवाब दिया। मैंने उस तना आदमी को भागते हुए देखा था और वो दोनों, बाकी दोनों, मेरा ख्याल है मिस्टर होगन मेरी मदद कीजिए, इसे मेरे साथ घोड़े पर सवार करा दीजिए, मैंने कहा। और मिस्टर होगन घोड़े से उतर आए। तब मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ। मैंने तहजीब को बगलों में हाथ देकर ऊंचा खींचा। मिस्टर होगन ने नीचे से सहारा दिया और बमुश्किल तमाम मैंने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। बेहोशी की हालत में उसे संभाले रखना काफी मुश्किल काम था। इस तरह घोड़े को तेज नहीं दौड़ाया जा सकता था, लेकिन मिस्टर होगन ने मेरी एक और मदद की। उन्होंने अपनी कमर से चमड़े की बेल्ट खोली और मेरे नजदीक आकर उसे तहजीब के और मेरी कमर के दरमियान कस दिया। फिर मैं उसे अपने एक हाथ से संभाले हुए दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम पकड़कर आगे बढ़ने लगा। अब इन ढलानों की तरफ रुख करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इस तरह तहजीब को संभाले रखना मुश्किल हो जाता। चुनाचे हम नीचे ही नीचे सामने की सिमत चल पड़े। मिस्टर होगन मेरी रहनुमाई कर रहे थे। उन्होंने रास्ता तय करते हुए कहा, गो इस तरफ से मुझे भी रास्ता मालूम नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर हम उस सिमत चलते रहे तो कैंप तक पहुँच जाएंगे। फासला तवील हो सकता है और शिकारियों का खतरा भी बदस्तूर रहेगा। अब जो कुछ भी हो मिस्टर होगन, मुझे अफसोस है कि आपको परेशान होना पड़ा। नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वो दोनों लाशें मकामी पुलिस के लिए तशवीश का बायस बन जाएंगी। कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। आप देख चुके हैं मिस्टर होगन के लड़की की जिंदगी खतरे में थी और वो इसे अगवा कर रहे थे। पता नहीं बेचारी के साथ क्या वाकयात पेश आए हैं। क्या एक मजलूम लड़की की मदद करने के लिए उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना मुनासिब नहीं था? नहीं, मुझे तुमसे इख्तलाफ नहीं है, मगर उनकी मौत कुछ और किया भी तो नहीं जा सकता। फौरी तौर पर अगर हम ये सब कुछ ना करते तो वो लड़की को मार देते। ठीक है, जो कुछ होना था वो तो हो चुका और उसके बारे में सोचना अब बेकार है। वो शरीफुल नफ्स आदमी उन दोनों की मौत पर अफसुर्दा था, लेकिन सूरत हाल का एहसास उसे भी था। फिर भला वो क्या बोल सकता था? हमें काफी फासला तय करना पड़ा और उसके बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां मिस्टर होगन ने अपना पड़ाव डाला था और जहां से हम शिकार के लिए निकले थे। लड़के और लड़कियां अभी तक जाग रहे थे और चांदनी रात का जश्न मनाया जा रहा था। रक्स और मौसीकी की आवाजें आ रही थी। ओहो, तुमने देखा? ये वजह थी शिकार पर ना जाने की। सब के सब थक गए थे। क्योंकि हम अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर वहां पहुंचे थे, इसलिए सब परेशान हो गए थे। और फिर हमारे साथ एक तीसरा वजूद देखकर उनकी आंखों में हैरत के आसार नजर आने लगे थे। तब मिस्टर होगन ने कहा कि आगे आओ और इस लड़की को सहारा देकर नीचे उतारो। चुनाचे सब दौड़ पड़े और तहजीब मालिक एक्स को संभाल कर खेमे में ले जाया गया। सबकी आंखों में दिलचस्पी के तासरात थे। सबसे पहले तुम इसकी चोटों को देखो, मिस्टर होगन ने मुझसे कहा। मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, बिल्कुल जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। नौजवानों ने भाग कर होगन के हुक्म की तामील की। इनमें शायद एक लड़की डॉक्टर भी थी। मिस्टर होगन ने ये खिदमात उसके सुपुर्द कर दी थी। तहजीब मालिक एक्स के बदन पर कोई खास चोट नहीं आई थी, बस गिरने की वजह से जिस्म के बाद हिस्से छिल गए थे जिनसे खून रस रहा था। चुनाचे वहां बैंडेज कर दी गई और उसे लाकर बिस्तर पर लिटाकर समूर के कंबल से ढक दिया गया। सबके चेहरों पर इस्तफसार था। मिस्टर होगन ने यह कहकर सबको मुतमईन कर दिया कि यह लड़की एक हादसे का शिकार हो गई थी। बेचारी कुछ ऐसी हालत में थी कि हमें उसके लिए अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। इस वजाहत के बाद किसी ने कोई सवाल करने की जुर्रत नहीं की थी। मैं तहजीब मालिक एक्स के करीब बैठ गया
वो बेहोश थी। मैं जानता था कि थोड़ी देर के बाद वो होश में आ जाएगी। फिलहाल उसे इसी तरह आराम करने दिया जाए। मिस्टर होगन भी काफी देर तक मेरे पास बैठे रहे थे। फिर मैंने उनसे कहा, मिस्टर होगन आप आराम कीजिए, मैं इसके पास मौजूद हूँ। मेरा ख्याल है अगर तुम भी आराम करो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं तुमसे मुतासर हुआ हूँ डियर, क्योंकि इंसानी हमदर्दी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देना आम लोगों का काम नहीं होता। तुमने जिस तरह शदीद खतरा मोल लेकर इस लड़की की मदद की है, उससे मेरे दिल में तुम्हारी वुक्कत बढ़ गई है। शुक्रिया मिस्टर होगन। मैं समझता हूँ कि मेरी जगह आप भी होते तो यही करते। हाँ, करना तो यही चाहिए था, लेकिन बेटे उम्रों का फर्क भी एक हैसियत रखता है। मैं इतना अलर्ट हो कि वो सब कुछ नहीं कर सकता था जो तुमने कर लिया। एक बार फिर शुक्रिया मिस्टर होगन, बराए करम आप आराम कीजिए। मैं एक बात सोच रहा हूँ। वो क्या? अगर वो लोग लड़की से कोई खास ही निस्बत रखते हैं तो क्या वो हमें तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि उनमें से एक शख्स फरार भी तो हो गया था। इसका इम्कान तो है मिस्टर होगन, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है, वो ये कि उनमें से कोई भी हमें पहचान ना सका था। जाहिर है घोड़ों की भी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि इस किस्म के बेशुमार घोड़े इन मैदानों में दौड़ रहे हैं। इसलिए उस वक्त तक जब तक कि ये लड़की सामने ना आ जाए हमारे लिए कोई खतरा नहीं। हम इसका ख्याल रखेंगे। मगर अब करोगे क्या? कुछ नहीं, इसके होश में आ जाने का इंतजार, और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। अगर ये अपने साथियों से बिछड़ी हुई है तो हम उसके पास पहुंचा देंगे, और अगर कोई और कार्रवाई इस सिलसिले में जरूरी हुई तो वो भी की जाएगी। मेरा ख्याल है तशवीश की फिलहाल कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम इसके पास रहो और इसका ख्याल रखो, और अगर ये होश में ना आए तो तुम भी यहीं सो जाना। भाई शिकारी जिंदगी में तकालीफ तो उठाना ही पड़ती हैं। तुम्हारे लिए कोई बिस्तर मुहैया नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं मिस्टर होगन, मुझे इसकी हाजत भी नहीं है, मैंने कहा, और मिस्टर होगन खैमे से निकल गए। मैं महसूस कर रहा था कि मैं उस शरीफ आदमी पर बार बना हुआ हूँ, लेकिन इस वक्त उसकी रफाकत मेरे लिए जरूरी थी। तहजीब मालिक एक्स इस हाल में देखकर मेरे दिल पर जो बीत रही थी वो मैं ही जानता था। इस लड़की से मुझे इश्क नहीं था, मुझे इससे बहुत ज्यादा उनसियत भी नहीं थी। बस इसके जरिए मेरी कुछ जरूरतें पूरी हुई थी जिनमें आवड़ से जान बच गई थी। वो इस काम के लिए मुझे एक तवील वक्त गोटेल में गुजारना पड़ा था, और न जाने कैसे कैसे हंगामे मेरी जिंदगी में आ गए थे, लेकिन उसके नताइज भी मेरे लिए ही बेहतर थे, क्योंकि मुझे अपने उन जज्बों की तस्कीन का मौका मिला था जो मेरे सीने में मौजन थे। मेरे वजूद का एक एक जर्रा उस मकसद के लिए वक्त था जिसके लिए मैंने अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया था। और उसके बाद नाइमा बर्ग से मुलाकात और बाकी तमाम वाकयात पेश आए थे जो मेरे लिए खासी दिलकशी का बायस थे, लेकिन उन सब का सबब तहजीब मालिक एक्स ही बनी थी। और अब ये बात मेरे लिए बहरहाल एक खदश का सबब थी कि मैंने इस अच्छी लड़की को धोखा देकर अपना मकसद पूरा किया। अब जब वो मुझे इस हाल में मिली तो मैं किसी तौर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जबकि मेरे दिल में ये ख्वाहिश भी थी कि जिंदगी के किसी हिस्से में मैं तहजीब मालिक एक्स के इस नुकसान का इजाला करूंगा जो उसे मेरे हाथों पहुंचा था। और इत्तेफाकात ने मुझे फौरन ही ये मौका फराहम कर दिया था, लेकिन सूरत हाल खासी उलझी हुई थी। वो कौन लोग थे जो तहजीब मालिक एक्स को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और इस नुकसान की नोयत क्या थी? क्या उसे हलाक करना चाहते थे या सिर्फ गिरफ्तार करना चाहते थे? और गिरफ्तार भी करना चाहते थे तो क्यों? लेकिन ये सब कुछ तो तहजीब के होश में आने के बाद ही मालूम हो सकता था। रात तकरीबन गुजर चुकी थी और अब रोशनी की आमद थी। चांद छुप गया था और सन्नाटा चारों सीमत फैला हुआ था। दफादन मैंने तहजीब के हल्क से करा की आवाज सुनी और चौंक कर सीधा हो गया। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर जम गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक पहुंच गया। खैमे में एक छोटा सा बैटरी लैंप रोशन था जो यहाँ खास तौर से रोशन रखा गया था, वरना दूसरे खैमों के लैंप बुझ चुके थे। इस लैंप की मदम रोशनी में मैंने तहजीब को आंखें खोलते हुए देखा और उसके बिल्कुल नजदीक खिसकाया। चलने में वो बिल्कुल खाली और ज़हनी के आलम में खैमे की छत को घूरती रही। फिर जैसे उसे होश आ गया और उसने कमजोर अंदाज में उठने की कोशिश की, मगर मैंने निहायत नरमी से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। तहजीब, बिल्कुल बेफिक्र रहो और मुझे पहचानो, मैं अलियार खान हूँ। तुम इस वक्त खतरे में नहीं हो, मेरे साथ हो तुम। उसने मुझे देखा, फिर देखती रही और आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। तहजीब, अगर होश में आ गई हो तो अब आंखें खोलो, मुझसे बातें करूं, मुझे पहचानो तो सही, मैं अलियार खान हूँ। क्या तुम्हारे ज़हन में मेरा नाम नहीं है? तहजीब। उसने आंखें खोल दी और मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। दोनों आंखों से आंसू के 2 कतरे फिसले और उसके दोनों सिमत बह गए। मैंने उन आंसू को देख लिया था और न जाने क्यों मुझे बेपनाह खिजालत का एहसास हुआ। ये आंसू बहुत सी कहानियां सुनाते थे। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा, तहजीब प्लीज प्लीज तहजीब, मुझसे बात करो। तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। क्या मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर लोगी? तहजीब।
उसने आंखें खोली और मुझे देखती रही, फिर दोनों हाथ उठाकर आंसू खुश कर लिए, फिर आहिस्ता से बोली, सॉरी अली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठाना पड़ी। नहीं तहजीब, मुझे जलील ना करो, ऐसी कोई बात ना करो, मेरी दरख्वास्त है तुमसे। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, अली तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं तो ख्वाबो ख्याल में कभी ये सोच ही नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस तरह इतनी जल्दी दोबारा मिल जाओगे। मंसूबे तो बहुत थे मेरे ज़हन में, सोचा यही था कि मिलूंगी ज़रूर तुमसे, ख्वाह कुछ भी हो जाए, तुमसे मुलाकात ज़रूर करूंगी, लेकिन इतनी जल्दी ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। तहजीब, अगर मुझसे पूछो तो दर हकीकत ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुश नसीबी है। मैंने एक नाजुक मरहले पर तुम्हें मुसीबत में बचाकर यूं समझो अपने ऊपर एहसान किया है। मैं उठकर बैठ जाऊं? मेरा ख्याल है मेरे जिस्म पर कोई गहरा जख्म नहीं, मुझे किसी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। तहजीब ने कहा, हाँ उठ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं, ये कैंप तुम्हारा है। ये कहानी जरा तफसील से ही सुनाऊंगा, तुम अगर बोलने में दिक्कत महसूस कर रही हो तो आराम से लेटी रहो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत वक्त है हमारे पास। मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ अली, यकीन करो बिल्कुल ठीक। उसने जवाब दिया और उठकर बैठ गई। अजीब सी हालत हो रही थी उसकी और मुझे अपना भी एहसास था। मैं भी यकीनन इस वक्त अजीब सी कैफियत का शिकार था। दिल की गहराइयों में दर हकीकत तहजीब मालिक एक्स के लिए कोई ऐसा जज्बा मौजूद नहीं था जिसे इश्क का नाम दिया जा सके, लेकिन उसके बावजूद मुझे उससे बेपनाह उनसियत महसूस हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उसके लिए वो सब कुछ करूं जो अपने किसी अजीज, अपने किसी प्यारे के लिए किया जा सकता था। बहुत जज्बाती सी कैफियत हो रही थी मेरी, जिसका इजहार शायद मेरे चेहरे से भी हो रहा था। तहजीब कई बार निगाहें उठाकर मुझे देख चुकी थी और फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अली तुम अजीब से अंदाज में मुझे देख रहे हो, उसने कहा। हाँ तहजीब, बस मैं कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार था, तुम्हें नहीं बता सकता। बताओ ना, उसने नाज भरे अंदाज में कहा। ये बताओ, माजरत करूं तुमसे, माफी मांगू या फिर? अगर तुमने ऐसा किया अली तो मैं खुद अपनी निगाहों में शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने कुछ नजरअंदाज कर दिया था। मैं भूल चुकी थी कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जो ज़माने तालिब इल्मी में अपना एक मकाम रखता था और अपने आप बनवा चुका था, और अगर वो किसी मकसद के लिए अपना मुस्तकबिल छोड़ सकता था तो फिर वो अपने मकसद से कैसे हट सकता था? मुझे चाहिए था अली, गलती तो मेरी थी। मैंने ये बात क्यों नजरअंदाज कर दी थी कि तुम फलस्तीनी मफादात के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हो और किसी ऐसे सिलसिले में भला किसी की मदद कर सकते हो जिससे फलस्तीन को खतरा लाहक हो। गोटेल में जो कुछ हो रहा था वो इसराइलियों की ख्वाहिश पर हो रहा था। मैं ये बात बिल्कुल भूल गई थी कि मेरा जो मिशन था जिसमें मैंने तुम्हें शरीक किया था सिर्फ वाल्टो मोबाइल का मिशन नहीं था, उसके पस से पुश्त इसराइली मकासद भी कार फरमा थे। जब तुम्हें इस बात का इल्म हुआ कि इस तरह इसराइल गोटे हिल पर एक अहम काम करने लगे हैं तो तुम इस सारे प्रोग्राम के मुखालिफ हो गए, और तुम्हें होना भी चाहिए था। और तुम्हारी ये सोच भी दुरुस्त थी कि मैं तनहा तमाम अमूर की जिम्मेदार नहीं थी और वो सब कुछ मेरे लिए नहीं हो रहा था, इसलिए तुम मुझ पर एतमाद नहीं कर सकते थे। तुमने मेरी बातों को झूठ ना समझा। मुझे आज भी ये एतमाद है कि अगर मामला सिर्फ मेरी जात का होता तो तुम मुझसे जरूर कह देते कि वाल्टो मोबाइल की इमदाद से हाथ उठा लो और इस इनकलाब को कामयाब होने दो। अब इस मौजू पर मजीद कुछ ना कहो, और तुम ये भी मत सोचना कि तुम्हारी जात मेरे लिए किसी तकलीफ का बायस बनी है। मैं तो उन जज्बों की बेपनाह कदर करती हूँ जो तुम्हारे सीने में मौजूद है। गलती मेरी थी कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं उस नुक्ते पर गौर ही ना कर सकी। और एक बात और भी सुन लो अली, मैं भी किसी घटिया फितरत की मालिक नहीं हूँ, और अगर मुझे इस बात का एहसास हो जाता तो यकीनन मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करती। ज्यादा से ज्यादा ये कि मैं जाती तौर पर इस मिशन से किनारा कश हो जाती और तुम्हारी साथी बन जाती। हाँ अली, मेरे दिल में तुम्हारी ऐसी ही मोहब्बत है। तहजीब मालिक एक्स ने मुझे पानी पानी कर दिया था। दिल के कुछ एहसास गोशों में एक होक सी उठी थी, वो एहसासात जिनसे मैं हमेशा दूर रहना चाहता था आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगे थे। जिंदगी में किसी ऐसी शय का वजूद नहीं था जिसे मैं अपनी जिंदगी के मकसद पर फोकियत दूं। मोहब्बत नहीं हुई थी किसी से। हाँ, कुछ किरदार सामने आए थे जो मुझे मुतासर कर गए थे और सद्दफुल ऐन उन सब में नुमायां हैसियत रखती थी, लेकिन वो भी मेरे दिल के इन नाजुक गोशों को नहीं छू सकी थी जिनमें मोहब्बत परवश पाती है। तहजीब मालिक एक्स का ये बेपनाह एतमाद और उसकी जबान से निकले हुए ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे, और न जाने क्यों ये आवाज़ मेरे सीने के खोल में दाखिल होकर दिल के उन नर्म गोशों तक पहुंच रही थी जो इंतहाई एहसास होते हैं। मेरा हाथ बेइख्तियार उसके बालों पर पहुंच गया। मैंने नर्म लहजे में कहा, हाँ तहजीब, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी फ़लस्तीनी मकासद के लिए वक्फ कर रखी है। तुम सब कुछ जानती हो तहजीब, मेरे बारे में बिलाशुबा तुम सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हारे सामने एक लफ्ज़ भी गलत नहीं बोलूँगा। दर हकीकत उस वक्त मैं तुमसे बिल्कुल मुखलिस था, जब तक कि मुझे ये इल्म नहीं हुआ था कि वाल्टो मोबाइल इसराइली मफादात का हामी है।
मेरे ज़हन में तब्दीलियां उस वक्त रुनुमा हुई जब ये बात मेरे इल्म में आ गई कि इसराइली मंसूबे गोटे इल्म में भी तकमील पा रहे हैं और वाल्टो मोबाइल उसका सरप्रस्त है। बस यहीं से मेरी ज़हनी रूह भटक गई। और तहजीब, तुम खुद सोच सकती हो कि जिस मकसद के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उसे मजरूह होते हुए मैं कभी नहीं देख सकता था, और इसीलिए तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अब तुम इस ख्याल को ज़हन से बिल्कुल निकाल दो? बहुत शुक्रिया तहजीब, बहुत बड़ी बात है ये। इससे तुम्हारी अजमत का एहसास होता है और इसके बाद जो मेरे जहन में सवालात पैदा होंगे मैं उन्हें तुमसे ज़रूर पूछूंगा और मुझे यकीन है कि तुम उनका बिल्कुल सही जवाब दोगी। हाँ क्यों नहीं, तहजीब ने उसी एतमाद से कहा। ये सब क्या था तहजीब? वो कौन लोग थे? तुम इस तरफ कैसे निकल आई? मैं ये सब कुछ जानने के लिए बेचैन हूँ। तहजीब के होंठों पर एक उदास मुस्कुराहट फैल गई और वो फिर बोली, ग्रीन पोल वाल्टो मोबाइल की मदद करने में नाकाम हो गई और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई। हकीकत भी यही थी अली कि मेरी वजह से ग्रीन पोल कुछ नई मनसूबाबंदी ना कर सकी। उन लोगों के इख्तियारात लामहदूद हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वाल्टो मोबाइल जिंदा होता और किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया होता तो उसके तमाम वसाइल ख़त्म हो गए होते। तब भी ग्रीन पोल इतनी ताकतवर है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए कोई ज़बरदस्त मनसूबाबंदी कर सकती थी। उस शिकस्त और उस नाकामी के असबाब का तजजिया किया गया और उसी वक्त मुझे हिरासत में ले लिया गया। जब हमें गोटे हिल से निकाला गया था, हम में से कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए मुल्क बदर हो गए, लेकिन मुझे तहकीकात के लिए यहीं रखा गया। अलबत्ता गोटे हिल के दर हुकूमत से हटकर हम उस तरफ आ गए थे, यहाँ मुझे ज़ेरे तफ्तीश रखा गया और वो तमाम मालूमात मुझसे हासिल की गई जो इस सिलसिले में की जा सकती थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे मुजरिम गिरदाना और मेरे तमाम इख्तियारात छीन लिए और उसके साथ साथ ही मुझे मौत की सज़ा भी सुनाई दी गई। बस अली मरने को जी नहीं चाहता था, इसलिए कोशिश करके उनके दरमियान से भाग निकली। और उसके बाद उनसे छुपने का मसला था जो सबसे ज़्यादा दुश्वार साबित हुआ। वो मुस्तकिल मेरे ताकुब में थे, खासी तवील आंख मिचोली होती रही। आखिर मैं उनसे जान बचाने के लिए इन बर्फानी इलाकों की सिमत निकल आई, लेकिन यहाँ भी उन्होंने मेरा पीछा ना छोड़ा। बस ये थी मुख्तसर सी कहानी। मकसद यही था कि मुझे गिरफ्तार करके ग्रीन पोल के प्रोग्राम के मुताबिक सजाए मौत दी जाए, लेकिन तुमने फिर मुझे बचा लिया। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और मेरे चेहरे पर कुर्ब के आसार उभर आए। तहजीब, माफ़ी नहीं मांगूंगा तुमसे क्योंकि तुम मना कर चुकी हो, लेकिन एक बात का इजहार ज़रूर कर देना चाहता हूँ। तुम तक पहुँचने से पहले उन्हें मुझ तक पहुँचना होगा। मेरे लहजे में बला की सख्ती और असर था, लिहाजा तहजीब की जो कैफियत होना थी वो क्यों ना होती। उसने मेरा बाजू पकड़कर अपना रुखसार मेरे बाजू पर टिका दिया। मैंने तुमसे कहा ना अली कि मैं जीना चाहती हूँ और ये भी कहती हूँ कि एक मजबूत सहारा मिल गया है। अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं रही। हाँ, इसके बावजूद अगर मौत मुकद्दर है तो यकीन करो हंस कर उसे गले लगा लूंगी। बस तहजीब, हम ये जज्बाती गुफ्तगू अब ख़त्म करते हैं। यूँ समझ लो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान रास्ते अब अलग अलग नहीं हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि ग्रीन पोल ने खुद ही तुम्हें आज़ाद कर दिया, वरना अगर तुम मुझे किसी और पोजीशन में मिल जाती तो दूसरी दरख्वास्त में तुमसे यही करता कि ग्रीन पोल को छोड़ दो और मेरे साथ ज़िंदगी बसर करो। मेरी इन अल्फाज ने तहजीब की आंखों में अजीब सी चमक पैदा कर दी थी। बहुत बड़ी बात कही है तुमने अली, बहुत बड़ा सहारा दिया है मुझे। तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करने का मकसद ये है कि मुझे हमेशा के लिए तुम्हारा एतमाद हासिल हो गया है। हाँ तहजीब, हम दो दोस्तों की मानद दो साथियों की तरह वक्त गुजारेंगे। और तहजीब, मुझे अब तुमसे ये कहने में कोई आर नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक खास जगह बन चुकी है, लेकिन हम अपने इन तासरात को कोई और रंग नहीं दे सकते। इसलिए तहजीब के मेरी जिंदगी का मिशन मुख्तलिफ है। मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अली, तुम भी सुन लो कि कुर्बतों का मकसद ये नहीं होता कि तमाम फासले ख़त्म हो जाएं। पाकीज़ा जज्बात अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं और मेरे लिए तुम्हारा साथ ही काफ़ी है। मैंने उसका शाना थपथपाया और आहिस्ता से बोला, ठीक है, हमारे दरमियान ये एक मुआहदा उस वक्त तक के लिए है तहजीब जब तक कि सांसें हमारे सीनों में मौजूद हैं, और अगर हालात ने और वक्त ने हमें मौका दिया तो हम इस साथ को दायमी बना लेंगे। तहजीब की आंखों में मुसर्रत के आंसू निकलने लगे थे, उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए अली, मैं अपनी तकदीर पर फूली नहीं समा रही। चलो छोड़ो इन बातों को, अब मैं तुम्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दूं। मसला ये है कि गोटेल में जनरल टेरेस के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद मेरी मुलाकात एक फ़लस्तीनी मुजाहिदा से हुई थी। वो मुझे वापस बैरूत ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दरअसल अब मैं उन लोगों से अलहदा रहकर काम करना चाहता हूँ, अपनी जुदागाना हैसियत में, ताकि मेरे ऊपर पाबंदियाँ ना रहें। वो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि मैं पहले की तरह उनके साथ मिलकर काम करूं। इस बात को मैंने तस्लीम ना किया और वहां से निकल आया। मैं सुकून की तलाश में सरगर्दा था। मुख्तलिफ किरदार रास्ते में मिले, उनमें से एक मिस्टर डोक भी हैं जो अभी तक मेरे हमरा हैं। फिर जब मैं इस शिकार की तरफ आया
तो मेरी मुलाकात मिस्टर होगन नामी एक शख्स से हो गई जो अपने अहले खानदान के साथ यहाँ सफेद लोमड़ियों की शिकार के लिए आया हुआ है। ये कैंप उसी का है। मिस्टर होगन से मेरा कोई गहरा रब्त नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी शनासाई वाली बात है। जब मैं मिस्टर होगन के साथ फैल लोमड़ी के शिकार की तलाश में सरगर्दान था तो हमने तुम्हारी चीख सुनी थी। हम इस तसव्वुर के साथ आगे बढ़े थे कि कहीं हमारी गोली किसी इंसान को ना लग गई हो। उसके बाद उन 3 आदमियों को मामला दरपेश आया, जिनमें से 2 हलाक हो गए, एक तुम्हारे हाथों और एक मेरे हाथों। एक फरार हो गया। मैं जानता हूँ तहजीब के ग्रीन पोल के नुमाइंदे इन एतराफ में तुम्हें जरूर तलाश करेंगे, लिहाजा अब हमें एक खास प्रोग्राम के तहत यहाँ से निकलना होगा। सुबह की रोशनी में मिस्टर होगन तुम्हारी खैरियत मालूम करने आएंगे। बेहतर ये होगा कि तुम उनके सामने ही होश में आओ। मैं उनसे यही कहूंगा कि तुम रात भर बेहोश रही हो या सोती रही हो। सुबह को तुम होश में आओगी तो बहुत खौफजदा होने का मुजाहरा करोगी। तुम यही कहोगी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, बस इतना ही बता सकती हो कि वो खतरनाक लोग तुम्हें अगवा करके कहीं ले जाना चाहते थे और तुम जान बचाकर निकल भागी थी। उसके बाद तुम ये दरख्वास्त करोगी कि तुम्हें कालमो कैंप पहुंचा दिया जाए। वहां से तुम अपना रास्ता खुद मुंतखिब कर लोगी और फिर मैं तुमको लेकर रवाना हो जाऊंगा। यूं हम किसी को किसी शक का मौका दिए बगैर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तहजीब ने जवाब दिया और फिर मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। अब तुम भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, बहुत मुशक्कत की है तुमने। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। आप भी करवट बदल कर सो जाइए। हाँ, कोई जख्म तकलीफ तो नहीं दे रहा? नहीं, उसने कहा और मेरे कहने के मुताबिक करवट बदल ली। मैं उससे कुछ फासले पर हटकर लेट गया था, लेकिन ज़हन की अजीब सी कैफियत थी और मैं इस कैफियत का मफहूम समझने से कासिर था। सुबह हो चुकी थी और बाहर आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने खैमे का पर्दा उठाकर अंदर झांका। मैं जानबूझकर आंखें बंद करके पड़ा रहा ताकि कुछ देर और सुकून से लेटा रहूं। फिर उस वक्त तकरीबन 8 बजे थे जब मिस्टर होगन मेरे खैमे के अंदर दाखिल हुए। नींद का कुछ गलबा सा हो गया था और मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कब सो गया। मिस्टर होगन ने मुझे झंझोड़ा तो मैंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैंने बिस्तर पर ही पड़ी तहजीब मालिक एक्स को देखा। वो भी शायद गहरी नींद सो रही थी। सॉरी डियर, मैं तुम्हें जगाने पर मजबूर था। 8 बज चुके हैं। कोई खास बात तो नहीं हुई मिस्टर होगन? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे नजदीक जो बात खास हो सकती है वो नहीं है। शुक्रिया, आपने मुझे जगा दिया, अच्छा किया। ये अभी तक होश में नहीं आई क्या? इसकी ये तवील बेहोशी काबिल तशवीश नहीं है। क्या कहा जा सकता है? मैं काफी देर तक जागता रहा लेकिन इसके जिस्म में जुम्बश नहीं हुई। 1 मिनट, मैं रीटा को बुलाता हूँ। रीटा वही लड़की थी जो डॉक्टर थी और जिसने रात को तहजीब की देखभाल की थी। रीटा के साथ दूसरे तमाम लोग भी अंदर आ गए थे और उसके बाद रीटा ने तहजीब का जायजा लेना शुरू किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तहजीब इस वक्त सो रही है या सिर्फ अदाकारी कर रही है, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद रीटा ने ऐलान किया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और अभी चंद लम्हात के बाद जाग उठेगी। चंद लम्हे बाद तहजीब ने ऐसा ही किया था। उसने आंखें खोल दी। फिर उसे जो कुछ करना चाहिए था उसने वही किया। शदीद हैरानी का मुजाहरा करने के बाद उसने अपनी मुख्तसर कहानी सुनाई और खौफजदा लहजे में बोली, आप लोगों ने मुझ पर एहसान किया है, एक आखिरी एहसान और करें कि मुझे कालमो कैंपो पहुंचा दें प्लीज। मैं फौरन वहां जाना चाहती हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी बेबी। हम लोग इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाए थे ताकि तुम्हारे होश में आने के बाद तुम्हारी मंजिल पर तुम्हें पहुंचा दिया जाए। लेकिन उन लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहती हो तो हम सब तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। मिस्टर होगन ने कहा। आपका बेहद शुक्रिया जनाब, लेकिन मेरे लिए सबसे मौजू बात यही है कि आप मुझे फौरन किसी हमरा कालमो कैंप भिजवा दें। क्या ख्याल है? मिस्टर होगन ने मुझसे पूछा। मैं ये फर्ज अंजाम देने के लिए तैयार हूँ मिस्टर होगन, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तब फिर तुम उन घोड़ों में से एक घोड़ा ले जाओ और इसे कालमो पहुंचा दो। अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ मुनासिब नहीं रहेगी और मैं आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं देना चाहती। तहजीब ने जल्दी से कहा। ठीक है बेबी, हमें बेहद अफसोस है। काश तुम अपने बारे में कुछ बता सकती। प्लीज देर ना कीजिए, मुझे बहुत जल्द वापस पहुंच जाना चाहिए वरना मेरे लिए खतरात बढ़ सकते हैं। कुछ नाश्ता वगैरह तो कर लो। मिस्टर होगन ने पेशकश की और उसी वक्त होगन की एक बेटी हाथ में काफी का मग लेकर अंदर आ गई। बिलाखिर हम दोनों ने एक एक कप काफी पी। मिस्टर होगन का घोड़ा मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया था। इसी तरह मैं तहजीब मालिक एक्स को लेकर वापस चल पड़ा। मैंने राइफल लोड की हुई थी और रास्ते के हर मुमकिन खतरे के लिए तैयार था, लेकिन दिन की रोशनी में शिकारियों की तादाद ज्यादा यहाँ गर्दश करती हुई नजर आ रही थी और किसी ऐसे हादसे की फिलहाल तवक्को नहीं थी जो हमारे लिए परेशान कुन हो सके। कालमो कैंपो तक का सफर तय कर लिया गया और उसके बाद मैंने घोड़े वगैरह वापस कर दिए। कालमो कैंपो आने के बाद मैंने बर्क रफ्तारी से होटल का रुख किया और बगैर किसी खास दिक्कत के होटल पहुंच गया।
मेरे होटल के कमरे में पहुंचने के बाद तहजीब मालिक एक्स ने सुकून की गहरी गहरी सांसें ली और कहने लगी, यकीन करो मैं इस कदर खौफजदा थी कि बयान नहीं कर सकती। अजीब बात है, इससे कबल मैंने अपनी जिंदगी में इतना खौफ कभी महसूस नहीं किया था अली। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैं मुसलसल खौफजदा रही हूँ अली। शुक्रिया तहजीब, इसमें भी मेरी सताइश का पहलू निकलता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया कहकर तुम मेरे अल्फाज के तासुर को हल्का कर रहे हो, तहजीब ने बेतकल्फी से कहा। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैं संभल गया।